बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन, पेपर नंबर 2 भारतीय प्रशासन। इन दिनों हम अपने लेसन्स में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। अब तक हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका संबंधी और वित्तीय शक्तियां पढ़ी हैं। आज की चर्चा में हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में वर्णन करेंगे। राष्ट्रपति हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय एवं हमारे सभी राज्यों के जो न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अब देश के अंदर इतने सारे न्यायाधीशों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति सीधा अपने मन से नहीं करते। एक प्रक्रिया स्थापित है और यह प्रक्रिया हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही एक निर्णय के द्वारा स्थापित कराई है। उसमें एक यह प्रक्रिया है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ एक 4 जनों की जो प्रमुख 4 न्यायाधीश होंगे, उनका एक कॉलेजियम बनेगा और ये कॉलेजियम राष्ट्रपति को अनुशंसा करेंगे कि किस व्यक्ति को वे चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में या राज्यों के अंदर हाई कोर्ट में नियुक्त करना एज अ न्यायाधीश। विगत वर्षों में जब 2014 के पश्चात 2014 में जब नई सरकार आई तो इस सरकार ने इस प्रक्रिया को बदलने के लिए एक कानून लाने का प्रयास किया, जिस कानून का नाम था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। NJAC के प्रावधान कुछ इस प्रकार थे कि सरकार चाह रही थी कि सरकार का हस्तक्षेप भी बढ़े न्यायाधीशों की नियुक्तियों के संदर्भ में। NJAC के अंदर एक कमेटी बनाई जानी थी, एक समिति बननी थी, जिसके अंदर सरकार की तरफ से 2 नुमाइंदे, लॉ मिनिस्टर शामिल थे, सुप्रीम कोर्ट के 2 नुमाइंदे, चीफ जस्टिस शामिल थे और फिर 2 अन्य। इस तरह एक समिति बननी थी जो मिलकर के यह तय करती कि किस अनुशंसा करती राष्ट्रपति को नियुक्तियों में। सुप्रीम कोर्ट का शुरू से 1993 से यह मानना था कि अपने जजमेंट में उन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट अपने वकीलों को, अपने जो लोअर जुडिशरी में जो जजेस हैं उनके बारे में सबसे अच्छा जानकारी रखने वाला व्यक्ति, रखने वाली संस्था है। तो उन्होंने बोला, उनका ये मत है कि जुडिशरी, जो न्यायपालिका है, वे ही खुद समझ लेंगे कि कौन व्यक्ति उपयुक्त है
न्यायाधीश बनने के लिए। इसके चलते एनजेएसी एक्ट जब पारित भी हो गया संसद से, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस के रूप में गया और उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को निरस्त कर दिया, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया एज नल एंड वॉइड। तो यह एक्ट नहीं बन पाया, इसलिए यह प्रावधान अभी भी यही चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा उनकी अध्यक्षता में होता है, वे सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को कि कौन व्यक्ति हाई कोर्ट से प्रमोट होकर के सुप्रीम कोर्ट में आने योग्य हैं, जज बनाने योग्य हैं सुप्रीम कोर्ट के, और कौन व्यक्ति हाई कोर्ट्स में राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंदर न्यायाधीश बनाने योग्य हैं। ये सिफारिश सरकार के राष्ट्रपति के पास जाती हैं। लॉ मिनिस्ट्री इन पे गौर करती है और केवल उनका यही इसमें कमेंट हो सकता है कि क्या वे देश के किसी आईबी की कोई रिपोर्ट के अनुसार, इंटेलिजेंस ब्यूरो की किसी रिपोर्ट के अनुसार, जो व्यक्ति जिनकी सिफारिश हुई है उनकी कोई नेगेटिव रिपोर्ट तो नहीं है, कोई आईबी की कोई ऐसी रिपोर्ट तो नहीं है कि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। ऐसी रिपोर्ट अगर किसी की नेगेटिव होती है या ऐसी रिपोर्ट किसी के बारे में होती है तो उसके लिए वो रोक सकते हैं, और नहीं तो वो अनुशंसा राष्ट्रपति को कर देते हैं कि इनकी नियुक्ति हो। तो मेजर रोल तो इसमें कॉलेजियम का है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड कॉलेजियम जो उनका सुप्रीम कोर्ट का है सीनियर मोस्ट जजेस का। लेकिन प्रैक्टिकली वास्तविक रूप में यह देखा जा रहा है कि सरकार लॉ मिनिस्ट्री के तहत के थ्रू अड़चने पैदा करती है, या तो सुप्रीम कोर्ट के जो अनुशंसाएं होती हैं उनमें जल्दी से उनको लागू नहीं होने देती, जजेस रिटायर हो जाते हैं, उनकी नियुक्तियां, उनके प्रमोशन नहीं होते, वो हायर जुडिशरी में नहीं आ पाते और सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ पाते, या वो कई बार किन्हीं अनुशंसाओं में से किसी अनुशंसा को तो कर देती है और किन्हीं के नाम को रोक देती है, विचाराधीन रख लेती है। तो आजकल जब से एनजेएसी एक्ट आया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया, तब से लेकर के अब तक एक टसल सी चल रही है सुप्रीम कोर्ट के और अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट से सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और उसके बीच में। और अभी इन दिनों यह भी देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस कार्यपालिका की बातों को सुनने लगे हैं। यह बड़ी विवाद की स्थितियां बन रही हैं देश के अंदर, और हमें यह समझना चाहिए और गौर रखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि यह किस तरह से आगे सुलझती हैं। बात यह लेकिन स्पष्ट है कि नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं, उनके आदेश से ही होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं सारे राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, इनकी नियुक्तियां एवं इनके ट्रांसफर्स भी, जैसे राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंदर जो न्यायाधीश होंगे उनका एक हाई कोर्ट से, एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ऐसे ट्रांसफर भी राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा ही होते हैं। इसके पश्चात में और शक्ति के बारे में आता हूं, जो बहुत ही चर्चित विषय है राष्ट्रपति का, क्षमादान का अधिकार। उनकी वह शक्ति जिसके तहत वो दंड को क्षमा कर सकते हैं। अब ये 2-3 प्रकार हैं इसके, राष्ट्रपति की शक्तियों के, इस दंड के बारे में। यह अनुच्छेद 72 संविधान के आर्टिकल 72 में वर्णित है। इनके तहत एक तो यह बात है कि राष्ट्रपति किसी को भी
जो दंड दिया गया है उसको कंप्लीटली, उसे पूर्णतया क्षमा कर दें। यह तो दंड को या सजा को कंप्लीट पार्डन की बात होती है। इसमें पूरी तरह से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है उस दंड से। दूसरा ये होता है कि दंड को स्थगित कर दें। किसी को दंड दिया गया है लेकिन उसका स्थगन हो जाए कुछ समय के लिए या किसी काल के लिए, कि अभी लागू नहीं हो रहा, बाद में लागू होगा, इतने समय के लिए इन्हें अभी ये दंड, मान लीजिए कोई जेल है या कारावास है, वो कारावास स्थगित हो जाता है, वो थोड़े दिनों तक मुलतवी किया जा सकता है। तीसरा यह है कि वो दंड को कम कर सकते हैं, यानी दंड की जो कालावधि है, जो काल है, उसको कम कर दें। यानी किसी को जैसे दंड दिया गया है 5 साल का, तो उसको 3 साल का कर दें, या 4 साल का है तो उसे 2 साल का कर दें, या जो भी है, दंड को कम करने का शक्ति भी राष्ट्रपति के पास मौजूद है। और एक और शक्ति है इसके अंदर कि वह दंड को परिवर्तित कर सकते हैं। दंड का परिवर्तन से मतलब है कि वो किसी की कठोर कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं। यह दंड परिवर्तन में आएगा। एक यूनिक शक्ति जो उनकी सबसे ज्यादा चर्चित शक्ति होती है राष्ट्रपति की, वह है मृत्यु दंड को क्षमा करने की। मृत्यु दंड को क्षमा करना राष्ट्रपति के शक्तियों के अधीन आता है। हमने कई बार देखा है कि मृत्युदंड प्राप्त जो कैदी होते हैं वो अपील करते हैं राष्ट्रपति से, मर्सी पिटिशन कहते हैं उन्हें। वो दया की अपील करते हैं राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति ऐसे केसेस को होम मिनिस्ट्री से, गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। गृह मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री उनको अपना सुझाव देती हैं। और आपको ये ध्यान ही होगा कि राष्ट्रपति खुद स्वयं निर्णय कभी नहीं करते, इन परिस्थितियों में नहीं करते। वे सारे निर्णय इन रियलिटी, असलियत में वे सारे निर्णय मंत्री परिषद के होते हैं। तो मंत्री और ये मंत्री परिषद, ये होम मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री, ये अपने सलाह उनको भेज देती हैं, क्षमादान करने योग्य हैं या क्षमादान करने योग्य नहीं है। और फिर वो एग्जीक्यूशन, जो मृत्युदंड है उसका एग्जीक्यूशन, वह आगे बढ़ता है या रुक जाता है उस आदेश के अनुसार। तो ये 3-4 तरीके से राष्ट्रपति की शक्तियां हैं दंड के संबंध में, जो बहुत कई बार चर्चाओं में रहती हैं और न्यूज में भी आती हैं। जैसे अभी सबसे रिसेंटली हमारे देश के अंदर मृत्युदंड दिया गया, जो दिल्ली के अंदर एक बहुत घोर अपराध हुआ था और उनकी डेथ हुई थी। एक गर्ल थी, स्टूडेंट थी, जिनके साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, और उसके बाद बहुत एक जटिल प्रक्रिया चली कोर्ट के अंदर उनको सजा दिलाने की। उन अपराधियों को मृत्युदंड दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और वह मृत्युदंड के बाद वो अपील में गए, मर्सी पिटीशन फाइल की उन्होंने, एक एक करके हर व्यक्ति ने अलग अलग, जिससे कि टाइम खराब हो रहा था। प्रक्रियाएं ऐसी हैं, लेकिन यह किसी भी व्यक्ति का हमारे देश के अंदर अधिकार है कि वो इसका प्रयोग कर सके। बहुत गुस्सा था नागरिकों के अंदर कि इनको सजा जल्दी क्यों नहीं दी जा रही, लेकिन यह समझना जरूरी होगा कि दंड से जितने भी ये कानूनी जो प्रावधान हैं वो किसी का अधिकार भी होते हैं कि वो उनका प्रयोग कर लें। अंततः उनको वो दंड दिया जाएगा अगर राष्ट्रपति ने उनको कोई
रिलीफ नहीं दिया तो राष्ट्रपति ने अपनी कोई रिलीफ नहीं दिया, उनको मंजूरी दी गई दंड को आगे ले जाने के लिए और उनका एग्जीक्यूशन हुआ, उनका मृत्युदंड हुआ, उनको फांसी हो गई। इसलिए यह चर्चा में रहता है राष्ट्रपति की जो ये क्षमादान की जो शक्तियां हैं, यह कई बार चर्चा में आ जाती हैं। इसके बाद मैं एक विशिष्ट परिस्थितियों की बात करता हूं। जब राष्ट्रपति की हम शक्तियों की बात करते हैं तो कई बार तो लोग ये भी कहते हैं, किन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का और सबका मानना होता है कि ये जो शक्तियां हैं क्षमादान की, ये राष्ट्रपति की शक्तियां नहीं है, ये कार्यपालिका शक्ति, ये न्यायिक शक्तियां नहीं है। राष्ट्रपति की ये न्यायिक शक्तियां नहीं है, ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां हैं, क्योंकि ये शक्तियां में तो वो कार्यपालिका से सलाह लेकर के वह अपना कार्य कर रहे हैं। न्यायिक शक्ति तो कुछ एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं, जो अब मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। वह यह है कि राष्ट्रपति को न्यायिक प्रक्रियाओं से संरक्षण है। देखिए, सारा देश का कार्य, सारे कानून बन रहे हैं, वित्तीय खर्च हो रहे हैं, सरकार कार्य कर रही है, आदेश निकाल रही है, पूरे देश के जितने भी छोटे बड़े काम हो रहे हैं वो राष्ट्रपति, जो केंद्र संघ सरकार कर रही है, वो राष्ट्रपति के नाम से कर रही है। तो राष्ट्रपति इन सभी कार्यों के अंदर, किन्हीं भी कार्यों के अंदर, अगर किसी को परेशानी है, किसी को कोई विवाद है और वो न्यायालय में जाता है, तो क्योंकि आदेश तो राष्ट्रपति के नाम से निकले थे, आदेश राष्ट्रपति के कार्यालय से आए थे या उनके नाम से निकले थे, तो वे अगर उस पर विवाद करके कोई केस लगाते हैं, कोर्ट के अंदर जाते हैं, तो क्या वो राष्ट्रपति के खिलाफ केस लगाएंगे? यह संरक्षण राष्ट्रपति के पास मौजूद है कि उनके ऊपर सरकार द्वारा किए गए किसी भी कार्यों के लिए उसकी जिम्मेदारी, उसका केस, उसका कोई भी लीगल एक्शन राष्ट्रपति के ऊपर नहीं आएगा। यह संरक्षण राष्ट्रपति को मिला हुआ है। राष्ट्रपति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता, राष्ट्रपति को दंडित नहीं किया जा सकता इन न्यायालयों के अंदर, जिन न्यायालयों के वो खुद नियोक्ता है। तो राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति हैं, जब तक वे राष्ट्रपति बने हुए हैं, वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने हुए हैं, राष्ट्रपति को कार्यकाल के दौरान उन पे कोई भी केस नहीं हो सकता। और विशेषकर उनके द्वारा किए हुए जितने भी आदेश हैं, प्रशासनिक आदेश हैं, कार्यपालिका के आदेश हैं, जो उनके नाम से निकले हैं, उनके लिए भी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं आ सकता। यह संरक्षण राष्ट्रपति को प्राप्त है और ये कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में आता है कि उनको यह संरक्षण प्राप्त है। दंड कम करना या को परिवर्तित करना वह राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां मानते हैं कई लोग, लेकिन हम उन्हें कई बार न्यायिक शक्तियों के अंदर पढ़ लेते हैं। अब बात दूसरी यह कि राष्ट्रपति के ऊपर कौन सा केस लग सकता है। राष्ट्रपति पे क्रिमिनल केस जरूर लग सकता है अगर कोई ऐसी गतिविधि के अंदर वो आरोपित होते हैं जो कि किसी क्राइम से संबंधित हो या कोई सिविल क्राइम से संबंधित हो। लेकिन ऐसे के लिए भी उनके ऊपर 2 माह का नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के पश्चात ही उनके ऊपर कोई केस लग सकता है। तो ये जो न्यायिक संरक्षण है राष्ट्रपति का, यह विशेष है और यह न्यायिक शक्तियों के अंदर, कुछ एक्सपर्ट्स इन्हें न्यायिक शक्तियों के अंदर मानते हैं। तो हमने जो आज न्यायिक शक्तियां पढ़ी उनके अंदर 3 विशेष बातें थी। एक तो हमारे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा सभी राज्यों के अंदर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां करते हैं एवं राज्यों में जो उच्च न्यायालय हैं उनके अंदर न्यायाधीशों के पदस्थापन, ट्रांसफर्स के आदेश भी वे उन्हीं के आदेश से निकलते हैं। दूसरा हमने बात करी अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान के अधिकार के बारे में, जिसमें राष्ट्रपति या तो पूर्णतः क्षमा कर सकते हैं, दंड को स्थगित कर सकते हैं या दंड को कम कर सकते हैं या उसको परिवर्तित भी कर सकते हैं, मृत्युदंड भी क्षमा कर सकते हैं।
और आखिरी बात थी राष्ट्रपति के न्यायिक संरक्षण के बारे में। अगली कक्षा में, अगले लेसन में हम राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां और कूटनीतिक राजनीतिक शक्तियों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।